लेक्चरार फिज़िक्स की प्रिपरेशन के हवाले से हमने प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया हुआ था। HR के फ़िज़िक्स को लेके चल रहे थे। हॉलीडे रजनी बहुत फेमस बुक है, तो इनमें से हम चीज़ें वो करेंगे इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बड़ी बुक है, इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं। तो कोशिश करेंगे वही चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ जो आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करें। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 16 है, ग्रेविटेशंस को लेके चलेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ें स्किप करते जाएंगे। और ये लेक्चरार की फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन के हवाले से बहुत अच्छी बुक है। तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है पढ़ते हुए कि ये इतनी सारी बुक्स, इतनी मोटी बुक या कैसे पढ़नी, इसके 2 वॉल्यूम्स हैं। तो कोशिश करूँगा चीज़ों को ये थोड़ा सा मैं समराइज़ करूँ, थोड़ा सा ईजी वे में यहाँ पे लेके चलूँ और आपको बताऊँ कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हीं चीज़ों को लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है, आप जस्ट इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ये निकोलस ये कॉपरेस ये था ना, इसने ये बताया था कि जो सन है ना, वो बेसिकली क्या होता है कि सेंटर में होता है और बाकी जो प्लैनेट्स जो होते हैं ना, वो सर्कल में, ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक। ये निकोलस कोपरस ने यही बताया था कि सेंटर में सन होता है और प्लैनेट मूव करते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि इससे पहले ये सोचा जाता था कि अर्थ के गिर्द बाकी जो प्लैनेट वगैरह हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, सन वगैरह रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये निकोलस कोपरस, ठीक है, ये फेमस ये है, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट जो है आपने यहाँ पे उसके बाद निकोलस कोपरस के बाद यहाँ पे ये कैल्कुलर्स ने अपने लॉ दिए, बहुत फेमस लॉज हैं, ठीक है, 3 फेमस लॉ कैल्कुलर्स के, ठीक है। और ये चीज़ें आपने देख लेनी है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट जो है, इसके अंदर आपने ये पैराग्राफ यहाँ से थोड़ा सा देख लेना कि कैप्लर ने पहला और दूसरा लॉ जो दिया था वो पहले दिया था, और उसके बाद जो थर्ड लॉ था वो फिर बाद में उसने दिया था, तकरीबन 10 साल का डिफरेंस था। तो ये बेसिकली क्या कहता है कि बेसिकली हमारे पास ये न्यूटन्स की जो थ्योरी थी, ठीक है, कि जो ग्रेविटेशन लॉ दिया, जब उसको एप्पल के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था तो एप्पल नीचे गिरा, तो उसने सोचा कि ये एप्पल नीचे क्यों गिर रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये उसकी न्यूटन की आपने ग्रेविटेशन लॉ, ये सारा आपने याद रखना है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ें आपने जी सिर्फ इसकी स्टेटमेंट याद रखनी है, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ भी कहते हैं, ये फार्मूला याद रखना है। और यहाँ पे जी की वैल्यू है, अब जी की वैल्यू किसने कैलकुलेट की थी ये भी एक है यहाँ पे, और यहाँ पे इसका यूनिट या इसकी डिमेंशन वगैरह क्या होती है ये आपने याद रखना है, ठीक है। और इसकी जी की वैल्यू जो थी ना, वो कैवेंडिश ने इसकी वैल्यू को इसने फाइंड आउट किया था, जी की वैल्यू को। बेसिकली कैवेंडिश जो था वो क्या कर रहा था, ये बेसिकली अर्थ का मैथ कैलकुलेट कर रहा था, ठीक है। अर्थ का मैथ कैलकुलेट करते हुए उसको जब जी की वैल्यू की ज़रूरत पड़ी तो उसने फिर तब ये जी की वैल्यू फाइंड आउट की थी, ठीक है। अभी अक्सर सोचा जाता है कि अर्थ का जो मैथ था ये न्यूटन ने कैलकुलेट किया, नहीं, कैवेंडिश ने किया था, ठीक है, जब उसने जी की वैल्यू को फाइंड किया था, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। और बाकी यहाँ से जो की पॉइंट्स वगैरह था, द लार्ज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट ऑन द अर्थ ऑन द बॉडीज नियर द इट्स सरफेस ड्यू टू द लार्ज मैस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब ज़मीन का मैस बहुत ज़्यादा है, इसलिए नियर द अर्थ जो होती है ना, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा एक्ट कर रही होती है, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं जी की वैल्यू कम होती है, ठीक है। तो इसके मुताबिक ये हमारे पास फार्मूला वही न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ वाला फार्मूला। तो अर्थ के लिए यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में ई लिख देंगे, और बाकी हमारे पास यहाँ पे मैथ ऑफ अर्थ की वैल्यू आती है 5.9710⁻24 किलोग्राम। इसको 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 किलोग्राम अप्रोक्सीमेट लिख लेते हैं। तो इसकी फिर यहाँ पे डेंसिटी वगैरह की अगर इसी मैथ जब आ जाएगा तो डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेंसिटी इसकी आती है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आती है, ठीक है। और ये नियर अबाउट हम कह सकते हैं कि ये तकरीबन वाटर से 5.5 टाइम्स जो होती है ना, इसकी डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। और फर्दर अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास जो की पॉइंट्स, एक्स्ट्रा चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। और ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आप देख सकते हैं यहाँ से, जो टू द पॉइंट जो होते हैं न्यूमेरिकल्स, बाकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ पे, अगर जी की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो तो यहाँ से इसी फार्मूले से हम मॉडिफिकेशन करके निकाल सकते हैं फार्मूले से। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि द रियल अर्थ डिफर फ्रॉम आवर मॉडल अर्थ इन दी 3 वेज। अब जो हमें दिखाई गई है, हमारे शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि अर्थ जो है वो हमारे पास सर्कल में है इस तरह, ठीक है, स्फेरिकल है। तो बेसिकली रियल अर्थ उससे थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो 3 तरीके हैं उसमें, अर्थ क्रस्ट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, पे नंबर 1 में ये आ जाता है। उसके बाद फिर हमारे पास दूसरा है कि अर्थ इज़ नॉट स्फेयर, स्फेयर की फॉर्म में अर्थ नहीं है, ठीक है। तो ये उसके बाद थोड़ा सा रेडियस वगैरह के भी थोड़ा सा चेंजेस वगैरह उसको हम देख सकते हैं कि उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। ये चीज़ें आपने बेसिकली पॉइंट्स पढ़ लेने हैं। यहाँ पे चीज़ों में आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ, इन चीज़ों को आपने देख लेना है। और जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे वीडियो आपके लिए इफेक्टिव नहीं होगी। अर्थ इज़ रोटेटिंग, अब अर्थ जो है ना वो बेसिकली रोटेट कर रही है, ठीक है, रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। अब सूरज के एक्सिस के गिर्द, सूरज के गिर्द भी, अपने एक्सिस के गिर्द भी, ठीक है, रिवॉल्व कर रही है।
तो उसके बाद फिर ये चीज़ें आ जाती हैं कि यहाँ से आपने ये वाला आपने पॉइंट पढ़ लेना है, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में यहाँ पे जी की वैल्यू के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसको देखना है। और फर्दर आपने देखें कि ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैटर। अब स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैटर के अंदर ग्रेविटेशनल इफेक्ट देखना है कि क्या होता है। तो उसका जो रिजल्ट आता है, आपने ये रिजल्ट का फार्मूला याद रखना है कि जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर स्क्वायर। अब ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ए यूनिफॉर्मली डेंस स्फेरिकल शेल अट्रैक्ट एन एक्सटर्नल पॉइंट मैथ एज इफ ऑल द मैसेज ऑफ द शेल वर कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट होगा ये इसका। फर्दर देख लेते हैं यहाँ पे फोर्स ऑन एन इंटीरियर पार्टिकल। अब इंटीरियर पार्टिकल के ऊपर क्या फोर्स लगे, उसके लिए आपने यहाँ पे देखना है कि जीरो इसका रिजल्ट आता है, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है। इंटरनल की बात होगी तो जीरो होगी। इस यूनिफॉर्मली स्फेरिकल शेल ऑफ द मैटर एक्सर्ट नो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पार्टिकल लोकेटेड इनसाइड इट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। एंड नेक्स्ट आप स्किप कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो इसमें आपने ये कर लेना है, आपने यहाँ से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को आपने करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फार्मूला क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, यू से डिनोट करते हैं, आर डिस्टेंस मतलब इसका डिपेंड करता है आर के ऊपर, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे माइनस साइन इंडिकेट करता है पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना वो यहाँ पे नेगेटिव में है, ठीक है, एट एनी फिनाइट डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी इज दी जीरो एट द फिनाइट डिस्टेंस एंड डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ये बात आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो लाइनें इसकी। और उसके बाद यहाँ से आपने याद रखना है कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एज द पार्टिकल मूव बिटवीन द 2 पॉइंट्स therefore independent of the actual path connecting these points, hence the gravitational force is always conservative force, ठीक है। क्लोज पाथ जीरो हो जाए या पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती जो फोर्स, उसको कंजर्वेटिव फोर्स का नाम देते हैं। आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट फिर आप चीज़ों को देखेंगे, बाकी चीज़ें स्किप कर दें। और यहाँ पे ये फार्मूला फिर यहाँ पे आ जाता है कि हमारे पास वैल्यूज़ को यहाँ पे कैपिटल जी एम कैपिटल एम एम ओवर आर स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, एक आर आ रहा है, ठीक है, 1 आर आ रहा है। तो यहाँ पे हम चीज़ों को देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू माइनस यू ओवर आर, ठीक है। ये हमारे पास इसको हम इस तरह लिख देंगे, ठीक है। ये बेसिकली हम फोर्स इज इक्वल टू एनर्जी ओवर आर इस तरह लिखते हैं। तो इसके मुताबिक वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आर स्क्वायर बन जाएगा। माइनस साइन क्या करता है, शो दैट द फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स डायरेक्टेड इनवर्ड अलोंग द रेडियस, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल का फार्मूले के मुताबिक हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं। इसी तरह फर्दर देख लेते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और ये अपने टेबल अच्छे से तैयार कर लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है ये। आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे एस्केप स्पीड वगैरह क्या होती है, और अर्थ के लिए स्पीड, ये लास्ट में पीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था लेक्चर के अंदर, कितनी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यहीं से क्वेश्चन वगैरह बनते हैं, ठीक है, छोटी छोटी वैल्यूज़ वगैरह, फार्मूलाज वगैरह, की पॉइंट्स, रिजल्ट्स वगैरह। तो ये आपने वैल्यूज़ याद रखनी है, एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला, ठीक है। और यहाँ से फर्दर ये डिफाइन कर लेते हैं, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल इक्वल टू द वर्क दैट मस्ट बी डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू द असेंबल द सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस स्टैंडर्ड रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज द की पॉइंट्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट ये आपने याद रखना है, यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू जी स्मॉल जी एफ ओवर मैथ फोर्स पर यूनिट मैथ, दिस इज़ द फील्ड स्ट्रेंथ वैल्यू आती है, ठीक है। इसके डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे साथ। और ये एक वेक्टर फील्ड होती है, इसको आपने याद रखना है। स्केलर फील्ड क्या होती है, टेम्परेचर वगैरह की फील्ड को स्केलर फील्ड का नाम देते हैं। तो ये स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड के पॉइंट्स को आपने याद रखना है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। अब हमारे प्लैनेट्स और सैटेलाइट किस तरह मोशन में हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये, अब ये जो हमारे पास कैपलर्स लॉ वगैरह थे, ये एम्पिरिकल्स बेसिस के ऊपर थे फॉर अंडरस्टैंडिंग द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स इन द कैपलर्स 3 लॉज, ठीक है। एनालिटिकल रिजल्ट्स जो वो न्यूटन ने दिए थे, ठीक है। अब इसके लॉज वगैरह को देखें तो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सूरज के गिर्द घूम रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, एलिप्टिकल
ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, ये पहला था। और सेकंड, ये सेमी मेजर एक्सिस जो होता है ना, ये ए एंड द इंसेंट्रिसिटी जो होती है ना, ये हमारे पास वहाँ पे ये बात होती है जब वो रिवॉल्व कर रहे थे एलिप्टिकल पाथ के अंदर। एलिप्टिकल पाथ के अंदर सेमी मेजर एक्सिस बनता है और एसेंट्रिक वहाँ पे पॉइंट बनता है। यहाँ पे देख सकते हैं फिगर के अंदर ये सेमी मेजर एक्सिस है, ठीक है, ये सेंटर से अगर एलिप्टिकल पाथ को सेंटर से ड्रॉ करते हैं लाइन, तो ये हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस ये बन जाएगा और ये सेमी मेजर एक्सिस बन जाएगा, ठीक है। और ये इंसेंट्रिसिटी कहलाती है सेमी मेजर एक्सिस, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉइंट, ये हमारे पास फोकस होता है। यहाँ पे अगर सन होगा तो ये प्लैनेट मूव कर रहा है, उसका मैथ ये होगा। अब सन अगर यहाँ पे होगा तो प्लैनेट इस तरह मूव कर रहा होगा, ठीक है। ये फोकी, दो फोकी बनती हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर, एलिप्टिकल डायग्राम के अंदर ये दो फोकी होती हैं। अब यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है प्लैनेट का, ठीक है, सूरज से, तो वो हमारे पास अफिलियन कहलाता है। और ये 4 जुलाई को ये हमें नज़र आती है ये, ठीक है, सूरज से। फॉर एग्जांपल अगर सूरज यहाँ पे है तो अगर हमारा प्लैनेट मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर होगा तो ये तकरीबन 4 जुलाई को होता है। ये सूरज से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर जब प्लैनेट होगा, प्लैनेट मूव करता करता यहाँ पे आ जाएगा। अब सूरज के करीब आ रहा है, जब सूरज के करीब आ जाता है तो वो तकरीबन 3 जनवरी को इसको पेरी हेलन का नाम देते हैं, फेरी हेलन का नाम देते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि मैक्सिमम और मिनिमम को डिस्टेंस को क्या नाम देते हैं और ये कब आता है, ठीक है। ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ था क्या। उसके बाद सेकंड लॉ क्या कहलाता है, लॉ ऑफ एरिया कहते हैं। लॉ ऑफ एरिया हमें क्या बताता है कि ए लाइन जॉइनिंग एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप आउट द इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक प्लैनेट है, यहाँ से यहाँ पे था, थोड़ी देर के बाद वो यहाँ पे चला गया, तो ये वाला एरिया। और दूसरा हम देख सकते हैं कि अगर प्लैनेट सूरज के करीब है, यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ये वाला एरिया, अब ये वाला और ये वाले एरिया जो होगा ना इक्वल होगा, ठीक है। एरिया के अगर यहाँ पे बात करें तो सेकंड लॉ को लॉ ऑफ एरिया का भी नाम देते हैं, इसीलिए ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इसका जो मैथमेटिकली फॉर्म है dA/dt इज इक्वल टू L/2m, दिस इज़ द कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि एरिया कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इक्वल एरिया इक्वल वहाँ पे इंटरवल ऑफ टाइम में ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, टाइम इक्वल टाइम में, तो ये L इज़ अ कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। सेकेंड इसका कैपलर्स का सेकंड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहलाता है, ये तकरीबन 10 साल के बाद थर्ड लॉ हमें दिया था कैपलर्स ने, तो लॉ ऑफ पीरियड्स इसको नाम देते हैं। लॉ ऑफ पीरियड्स बेसिकली ये क्या है कि द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ एनी प्लैनेट अबाउट द सन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द प्लैनेट मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ठीक है। इसका मैथमेटिकली फॉर्म टाइम पीरियड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू द आर, ठीक है, आर का क्यूब के इक्वल होता है ये, दिस इज, ठीक है। और ये वैल्यू मतलब शुड भी कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बातें, की पॉइंट यहाँ पे मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किए हुए हैं। तो ये तकरीबन लॉ ऑफ पीरियड्स के बारे में बताता है। थर्ड लॉ ये भी पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट भी पूछ सकते हैं कि थर्ड लॉ किस चीज़ के बारे में बताता है, सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ किस चीज़ के बारे में बताता है। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को आप ज़रूर यहाँ पे सॉल्व आउट कीजिएगा यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं मोशन अबाउट द सेंटर ऑफ मैथ। सेंटर ऑफ मैथ के अबाउट मोशन इसकी फार्मूले आपने याद रखने हैं कि माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर 2r, ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाती है। अब टोटल एनर्जी यहाँ पे इस कांस्टेंट होती है और नेगेटिव होती है। काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी द नेगेटिव नहीं हो सकती, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। ये बातें आपने याद रखनी है, ठीक है। एनर्जी कंसिडरेशन इन द प्लैनेट एंड द सैटेलाइट मोशन के टोटल एनर्जी उनकी बेसिकली ये आती है और इसका रिजल्ट। तो बाकी चीज़ें आपने स्किप कर देनी है, एक्स्ट्रा चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी। और उसके बाद यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की वैल्यू आपने याद रखनी है, कैपिटल G की वैल्यू। और फर्दर अगर हम मूव करें तो हमारे पास ये चीज़ें आप स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल में आ जाती हैं। सेंट्रल थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी, ये हम लास्ट टाइम पे आपको बता भी चुका हूँ। तो रिलेटिविटी की वैल्यू आपने याद रखनी कि आइंस्टाइन ने रिलेटिविस्टिक का कंसेप्ट दिया था कि टाइम डिलेशन, लेंथ कंस्ट्रक्शन और मैस वेरिएशन वगैरह। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या डिफरेंस है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर एक्सेलरेशन 0 होता है, बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर एक्सेलरेशन 0 नहीं होता, वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ बॉडी मूव करती है, ठीक है। तो ये कुछ की पॉइंट्स फार्मूले वगैरह याद रखने हैं। तो यहाँ पे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें क्या बताती है, इसको आपने याद रखना है कि जनरल थ्योरी हमें ये जस्ट बताती है कि हमारे पास जो क्योंकि न्यूटन ने बताया था कि हमारे पास फोर्स जो होती है ना वो इन्वर्स स्केयर लॉ बेसिकली दिया था, ठीक है। F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर R स्केयर, ठीक है। लेकिन क्योंकि उसने न्यूटन ने ये कहा था कि इस लॉ को फुलफिल करती है, हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। अब क्यों करती है इसका आंसर नहीं दिया था, ठीक है। लेकिन ये इस जनरल थ्योरी दी थी आइंस्टाइन ने, उसने कहा था कि बेसिकली स्पेस टाइम जो है ना बेसिकली इस तरह कर्व है। ये रबड़ की जो शीट होती है ना, अगर सेंटर में हमारे पास ज़मीन है, ठीक है,
हमारे पास अर्थ है, तो ये बेसिकली कोई भी चीज़ होगी वो इसकी तरफ आएगी। अगर ये पूरा स्पेस टाइम ये रबड़ की शीट जो है ना, इस तरह बेसिकली इसने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की थी कि ये ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसी तरह कोई भी चीज़ होगी वो सेंटर की तरफ है। अगर कोई रबड़ की शीट होगी, अगर सेंटर में अगर कोई हैवी मैस रख दें तो कोई भी चीज़ होगी वो कर्व शेप होगी। कर्व स्पेस टाइम जो है ना वो कर्व है, इस तरह का कंसेप्ट दिया था। ये बातें आपने जस्ट याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद ये इसी थ्योरी को टेस्ट वगैरह किया था कि जो कि बाद में 1919 में ये बात ठीक भी थी कि जो एक्चुअल पाथ था वो इसका ये था, लेकिन ये सूरज का मैस बहुत ज़्यादा होता है इसलिए वो थोड़ा सा कर्व हो गया, ठीक है, इस वजह से। तो ये बातें थी सारी। होप दी बेस्ट आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी तरह चीज़ों को हाईलाइट करवाऊंगा, बेसिक चीज़ों को लेके चलेंगे और चीज़ें आप खुद रीड करें, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर।